जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 4 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और यह जो वीडियो होगी सभी प्रकार के एग्जाम जिनमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी के लिए एक समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए सबसे पहले कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न था, किस आईआईटी संस्थान के छात्रों के द्वारा एयर स्कैनर ऐप विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये ऐप विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, बात हो रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान था 144वां। कौन सा? 144वां भारत का इसमें स्थान रहा था। और विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है और ये आपका होता है 20 मार्च को। एक चीज आपको यहां पर और ध्यान रखनी है कि एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि जो हमारे पत्रकारों के स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है, उसमें भारत का स्थान था 142वां। तो अक्सर यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो प्रसन्नता में 144वां और इसमें हमारा स्थान है 142वां। टेक फॉर ट्राइबल्स अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अभियान शुरू किया है ट्राइफेड ने। किसके द्वारा? ट्राइफेड, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है, इन्होंने शुरू किया है टेक फॉर ट्राइबल। वर्ष 2020 में आईसीसी में जो अंतरराष्ट्रीय एम्पायर का पैनल है उसमें किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो दो लोगों को शामिल किया गया है। एक तो है बृंदा राठी और दूसरी है जनानी नारायण। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। गोल अभियान भारत में किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर, तो ये ट्राइबल महिलाओं के लिए है और इसे शुरू किया है फेसबुक ने। किसने? फेसबुक कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और फेसबुक ने भारत में बी थिंक डिजिटल नाम का एक कैंपेन भी शुरू किया है। तो ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था। गोविंद रहे पहले स्थान पे, उसके बाद में श्याम प्रताप निषाद, राजकुमार आनंद, ईशान ईपीएस क्लासेस, गौतम आदित्य, चंदन सिंह नयाल, युवराज पांडे, बीरेश सिंह, मनोज परमार। आपको ऐप के ऊपर क्विज देते समय ये ध्यान रखना है कि उस पार्टिकुलर डे के जितने भी क्वेश्चन हैं वह आपके सही होने चाहिए। यानी कि अगर 16 क्वेश्चन हैं तो वह 16 के 16 आपके सही होने चाहिए। अगर आपका यहाँ पर 15 भी सही होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस दिन के वीडियो को सही से नहीं देखा है। इसके अलावा अगस्त माह का जो मंथली करंट अफेयर की क्विज है उसको भी मैंने अपलोड कर दी है, तो उसे भी जाकर के आप जरूर दें, क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ अटेम्प्ट करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आप टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहां से आप प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अभियान के बारे में ध्यान रखना है, जब भी आपको दिन में टाइम मिले उस समय ट्विटर पे जाकर के जो भी उस दिन के पार्टिकुलर हैशटैग हैं उनको लेकर के ट्वीट करना है। हालांकि जब मैं ट्विटर पे देखता हूं तो इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे छात्र अभी ऐसे हैं जिन्होंने इस अभियान में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई आप सभी छात्रों की है और इसीलिए मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि जितने भी छात्र यहाँ पर मेरे वीडियो देखते हैं वह दिन में कम से कम 5 से 10 ट्वीट जरूर किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सितंबर 2020 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का जो विश्वविद्यालय है यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये रहा है शीर्ष स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब रिपोर्ट की बात आए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वह पार्टिकुलर रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। तो यूके की है टाइम्स हायर एजुकेशन। इन्होंने कुल मिलाकर के 93 देशों के 1527 उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन किया और उसके बाद में इस रिपोर्ट को जारी किया। तो यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके का है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पहले और दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका का जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है ये रहा है तीसरे स्थान पर। बात करते हैं यहाँ पर कि जो 1527 संस्थान रहे हैं
इनमें सबसे ज़्यादा किस देश के हैं? तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के इसमें कुल मिलाकर के 59 विश्वविद्यालय रहे हैं। उसके बाद में आता है यूके का नाम, लगभग 29 हैं, और फिर आता है जर्मनी का नाम। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। तो अपने यहाँ का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है IISc बेंगलुरु, और इसकी रैंक रही है 301 से 350 के बीच में। तो यहाँ पर पार्टिकुलर रैंक नहीं दी गई है। IISc बेंगलुरु रहा है 301 से 350 के बीच में। हमारे यहाँ का IIT रोपड़ ये रहा है 351 से 400 के बीच में, और जो IIT इंदौर है ये रहा है 401 से लेकर के 500 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा देश, वैसे हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, और शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में हमारे देश का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। यहाँ पर आपको मैं 2-3 रैंकिंग और बता देता हूँ विश्वविद्यालयों से संबंधित। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले माह में यह डिस्कस किया था अटल इनोवेशन रैंकिंग के बारे में, जिसको MV नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जारी किया गया था। तो उसमें IIT मद्रास रहा था पहले स्थान पे, और जो हमारे यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें हमारे यहाँ का IIT मद्रास ही रहा था शीर्ष पर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं QS रैंकिंग की, यानी कि क्वैक कोरेली साइमंड्स रैंकिंग की, तो इसके अनुसार हमारे यहाँ का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है IIT मुंबई। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके द्वारा यहाँ पर जम्मू कश्मीर भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। आपको ध्यान रखना है इन 5 भाषाओं के बारे में। तो एक तो है हिंदी, फिर है उर्दू, उसके बाद में है डोगरी, अंग्रेजी है और है काश्मीरी। तो ये 5 भाषाएं अब आधिकारिक भाषा होंगी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू था तो उस समय यहाँ की 2 आधिकारिक भाषाएं थी, एक थी आपकी उर्दू और दूसरी यहाँ पर थी अंग्रेजी। हमारे संविधान में भी भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इनमें कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। एक भाषा इसमें ऐसी है जिसका नाम है सिंधी, जो कि किसी भी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अभी नए राज्यपाल बने हैं, उपराज्यपाल, जिनका नाम है मनोज सिन्हा जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की घोषणा की? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो अभियान है इसमें मुख्य रूप से 5 विषयों के ऊपर फोकस किया जाएगा। कौन कौन से 5 विषय हैं? एक तो है स्वच्छता शपथ, यानी कि सभी लोग स्वच्छ रखने के लिए मध्य प्रदेश को शपथ लेंगे। शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में कमी, कोविड-19 के मद्देनजर स्वच्छता कैसी होगी, सार्वजनिक स्थानों के लिए विशेष स्वच्छता अभियान, और अपने अपने घरों को स्वच्छ करना, यानी कि जो भी आपके यहाँ पर कूड़ा करकट है उसको बाहर फेंकना। तो ये 5 यहाँ पर चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया है। तो लगभग 7 लाख लोगों ने यहाँ पर स्वच्छता की शपथ ली, और मास्क जागरूकता अभियान के अंतर्गत 4,65,000 से ज़्यादा मास्क यहाँ पर वितरित किए गए। मध्य प्रदेश के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी स्वच्छता रैंकिंग आई थी उसमें इंदौर लगातार चौथे वर्ष रहा है शीर्ष स्थान पे। और अगर हम लोग बात करते हैं भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी की, यानी कि किसी प्रदेश की राजधानी के संदर्भ में, तो उस स्थिति में भी भोपाल पूरे देश की सबसे स्वच्छ राजधानी रही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने वर्षों के लिए मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई? तो ये जो मिशन कर्मयोगी है ये दी गई है अगले 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2020-21 से 2024-25 तक के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या? तो ध्यान रखिएगा ये जो योजना है हमारे देश के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत
इन सारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग किया जाएगा, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे हमारी संस्कृति के अनुसार ये कार्य कर सकें और जो भी पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको बेहतर तरीके से सीख करके अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिविल सेवकों के लिए ये योजना है और लगभग 46 लाख यहाँ पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसी के लिए जो हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है IGOT, इसके ऊपर IGOT कर्मयोगी मंच की भी स्थापना की जाएगी, यानी कि इसी के ऊपर प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से इन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको पब्लिक को बेहतर तरीके से डील करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में एक जैव विविधता परिषद की स्थापना के लिए आदेश जारी किया? तो ये आदेश जारी किया है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। तो हमारी पृथ्वी पर कई स्थान आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इस प्रकार से हैं कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमारे जो जीव हैं या फिर डिफरेंट टाइप के जो पेड़ पौधे हैं वह निवास कर सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही स्थान को हम लोग बायोडायवर्सिटी रिच एरिया कहते हैं। और अब जम्मू कश्मीर राज्य में बायोडायवर्सिटी के लिए ही एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो परिषद होगी इसमें कुल मिलाकर के 10 सदस्य होंगे और इनका जो अध्यक्ष होगा वह मुख्य वन संरक्षक होगा, यानी कि जो मुख्य वन संरक्षक होता है राज्य का वही इसका अध्यक्ष होगा। कुल 10 सदस्यों में से 5 ऐसे सदस्य होंगे जो कि गैर आधिकारिक सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल होगा 3 वर्षों का। तो जाहिर सी बात है परिषद का नाम है जैव विविधता परिषद, तो राज्य में जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसका गठन किया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में। तो इसका भी मुख्य रूप से काम यही है कि जो भी हमारे देश में बायोडायवर्सिटी रिच एरियाज हैं उनमें बायोडायवर्सिटी को बचाए रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विधायकों मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है यहाँ पर गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ही मार्च महीने में गुजरात राज्य की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से ये घोषणा कर दी थी कि हम लोग जो राज्य के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके वेतन में 1 साल तक 30% की कटौती करेंगे। और अब इसके लिए जो गुजरात राज्य की विधानसभा है वहाँ पर विधेयक पारित किया जाएगा, यानी कि इसके बाद में ये कानून बन जाएगा। गुजरात की बात करते हैं तो ये कई कारणों से अभी न्यूज़ में रहा था। तो ये कौन से कारण है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आशीष भाटिया यहाँ के नए DGP बन गए हैं। औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है गुजरात में। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की भी घोषणा की गई है, यानी कि जो किसान सूखे या फिर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता के लिए घोषणा की गई है। जो अभी नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक आया था, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था, उसमें पहले स्थान पर रहा था गुजरात। इसके अलावा ध्यान रखिएगा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी शीर्ष स्थान पर रहा गुजरात। MPEDA के द्वारा, यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा गुजरात के पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की भी स्थापना की जाएगी। ICGS C454 का अभी गुजरात के सूरत में जलावतरण किया गया है। और INS विराट जो कि हमारे यहाँ की पहली एयरक्राफ्ट कैरियर थी, इसका विघटन भी गुजरात राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को किस राज्य के साथ में टैग किया गया? तो यहाँ पर इसको टैग किया गया है कर्नाटक राज्य के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पूरा देश है यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पर दो राज्यों को आपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जोड़ने का लक्ष्य यही होता है कि ये जो दोनों राज्य हैं आपस में एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के जो लोग हैं, एक दूसरे की जो भाषा है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जैसे यहाँ पर उत्तराखंड को जोड़ा गया है कर्नाटक से, उसी प्रकार से दिल्ली जुड़ा है सिक्किम से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तमिलनाडु से जुड़ा है, राजस्थान जुड़ा है असम से, हिमाचल प्रदेश जुड़ा है केरल से, पंजाब जुड़ा है आंध्र प्रदेश से और उत्तर प्रदेश जुड़ा है मेघालय से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो जो हमारे रेलवे बोर्ड के अभी तक अध्यक्ष थे BK यादव, यही रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो रेलवे बोर्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके द्वारा यहाँ पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इस पुनर्गठन के दौरान ही रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ की नियुक्ति की गई है। ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड में अभी तक कोई सीईओ नहीं होता था और इसके अलावा जो हमारे रेलवे बोर्ड में 8 सदस्य होते थे उनकी संख्या को भी इन्होंने घटा दिया। तो संख्या 8 से घटा करके 5 कर दी गई। और आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अभी तक रेलवे के अंतर्गत इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज थी, इसका नाम बदल करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज कर दिया गया है। और एक नाम आपको ध्यान रखना है अरुण कुमार जी का। अरुण कुमार कौन है? तो जो हमारे यहाँ पर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज है, जिसका नाम इसी वर्ष बदला गया था, यानी कि RPF की बात हो रही है। इसके महानिदेशक है अरुण कुमार और राकेश अस्थाना जी ये हमारे BSF के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है RK सिंह ने, जो कि हमारे यहाँ के विद्युत नवीन व नई ऊर्जा मंत्री हैं। तो ये इसके राज्य मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में पूरे देश के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब नाम इसका आप देख सकते हैं, नाम इसका है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, यानी कि यह एक ऐसा प्लेटफार्म होगा जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर जो भी ग्रीन ऊर्जा के संबंध में व्यापारी हैं, यानी कि जो भी कंपनियां हैं, वह पूरे भारत में अपने उत्पाद को बेच सकेंगी। और इस प्लेटफार्म की खास बात यह होगी कि यहाँ पर जो भी क्रेता होंगे, यानी कि जो भी खरीदने वाले होंगे, इसके अलावा जो भी बेचने वाली कंपनियां होंगी, उनके लेन देन को पूरी तरीके से पारदर्शी रखा जाएगा, यानी कि इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी उपलब्ध होगी। ग्रीन ऊर्जा की बात हुई है तो आपको मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जिसको हम 2030 तक बढ़ा करके 450 गीगावाट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट हमारा है सोलर एनर्जी के माध्यम से। ये सौर ऊर्जा नहीं है, ये हमारा है अक्षय ऊर्जा, यानी कि ये टोटल रिन्यूएबल एनर्जी होगी और इसमें से 100 गीगावाट 175 में से हम लोग करेंगे सौर ऊर्जा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस देश के साथ बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है बांग्लादेश के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये समझौता है क्या? तो बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारी गंगा नदी भी जाती है, उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है और एक नदी है मेघना। तो जो बांग्लादेश के ये नीचे वाला रीजन है, यहाँ पर अक्सर बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए गूगल के द्वारा बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के साथ में समझौता किया गया है, जिस समझौते के द्वारा ये लोग किसी स्थान पे आने वाले बाढ़ के बारे में एक दिन पहले ही चेतावनी दे देंगे। इसके अलावा गूगल ने यहाँ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के साथ में भी समझौता किया है। और ये समझौता किस लिए है? ये समझौता इसलिए है कि बांग्लादेश में ऐसे व्यक्ति जिनके पास में स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी यहाँ पर बाढ़ के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। गूगल का ये जो बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए प्लेटफॉर्म है, ये इन्होंने 2018 में पटना में लॉन्च किया था। कहाँ पर? बिहार के पटना में इन्होंने लॉन्च किया था पायलट बेसिस पर, यानी कि
ट्रायल के लिए इसे पटना में लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ से एक किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन आंध्र प्रदेश से रवाना हुई थी सूखी मिर्च को लेकर के। उसके बाद में एक ट्रेन चली थी गुजरात से डेनिम और डाई को लेकर के। विक्रम दोरईस्वामी नए राजदूत बन गए हैं बांग्लादेश में अपने देश भारत के। राजधानी यहाँ की ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है और पीएम है शेख हसीना। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2020 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा, मैकेंजी स्कॉट या फिर मैकेंजी बेजोस, ये इस समय दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं मैकेंजी स्कॉट की तो ये एक लेखिका हैं, लेकिन लिख करके ये सबसे धनी महिला नहीं बनी है। दरअसल मैकेंजी स्कॉट की बात करते हैं तो ये अमेजन कंपनी के संस्थापक और वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी रह चुकी हैं और 25 वर्षों की शादी के बाद में इन दोनों ने पिछले वर्ष तलाक लिया था। अब जाहिर सी बात है, जब कभी भी इस प्रकार का तलाक होता है तो उसमें जो भी पुरुष होता है उसको अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देना होता है महिला को। तो यहाँ पर जेफ बेजोस के द्वारा अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया गया था और अब उसी संपत्ति को और इम्प्रूव करके ये दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई हैं और इन्होंने फ्रांस की जो लोरियल कंपनी है उसकी चेयरवुमेन फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। और इस प्रकार से दुनिया के जो सबसे धनी व्यक्तियों की सूची है उसमें मैकेंजी स्कॉट आ गई हैं 12वें स्थान पे। इनकी संपत्ति $60 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। बात करते हैं इस ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति तो जेफ बेजोस ही हैं और कुछ समय पहले इनकी संपत्ति जो है वह $200 बिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर सबसे धनी व्यक्ति हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और तीसरे नंबर पर अब पहुंच चुके हैं स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलोन मस्क। ये पहुंच चुके हैं तीसरे स्थान पे और इन्होंने फेसबुक कंपनी के जो संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग, इनको पीछे छोड़ दिया है। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने CSIR IICT के साथ भारत के पहले बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ में एक समझौता किया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने। और इस समझौते के अंतर्गत होगा क्या? तो भारत सरकार के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी जिसका नाम था बल्क ड्रग पार्क। और इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हम अपने देश में इस प्रकार के 3 पार्कों का निर्माण करेंगे। अब ये पार्क कार्य क्या करेंगे? तो ये पार्क मुख्य रूप से होंगे हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, यानी कि यहाँ पर दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ये ऐसा पहला भारत का राज्य होगा जहाँ पर इस बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी। तो पूर्वी गोदावरी जिला है आंध्र प्रदेश में, वहीं पर 6940 करोड़ की लागत से 2000 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। तो सिंपली शब्दों में आप ये समझिए कि ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनियां देखने को मिलेंगी। तो केंद्र सरकार ने 3 बल्क ड्रग पार्क के निर्माण का लक्ष्य रखा था और उनमें से आपका पहला राज्य होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सिडबी के साथ MSME इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है महाराष्ट्र ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल RBI के द्वारा जो हमारे यहाँ का MSME सेक्टर है उसके विकास के लिए और उसके प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए एक समिति गठित की गई थी और इस समिति के अध्यक्ष थे UK सिन्हा। तो UK सिन्हा समिति की कुछ रिकमेंडेशन थी और उसी के आधार पर यहाँ पर सिडबी के साथ में महाराष्ट्र की सरकार ने समझौता किया है। सिडबी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय है लखनऊ में और इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा। आखिरी प्रश्न है, सर्व यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग
रिसर्च बोर्ड के जो शोधकर्ता हैं, इन्होंने किस नदी में ताजे जल की एक मछली सिस्टोमस ग्रेसिलस की खोज की है? तो ये इन्होंने खोजा है गंगा नदी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब गंगा नदी हमारी इतनी लंबी है, उत्तराखंड से निकलती है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, फिर छत्तीसगढ़, फिर जाती है पश्चिम बंगाल। तो इसको इन्होंने खोजा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में इस मछली की खोज की गई है। और अगर हम लोग बात करते हैं सिस्टोमेट ग्रेसिलस की, तो ध्यान रखिएगा ये मीठे पानी की एक मछली है और ये मछलियों के परिवार साइप्रिनिड से संबंधित है। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक मछली की प्रजाति है, इसे खोजा गया है गंगा नदी में और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन जिस प्रकार के रिस्पांस की ज़रूरत होती है उस प्रकार का आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का रिस्पांस भी थोड़ा सा बेहतर रहे और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ पूरे यूट्यूब के ऊपर आप किसी भी चैनल से जा कर के कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट मैं देता हूँ वह आपको सभी चैनलों से बेहतर मिलेगा। हो सकता है कुछ चैनल मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हों, लेकिन आपके लिए कितना और क्या इम्पोर्टेंट है इस बात को खास तौर पर ध्यान रखते हुए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसीलिए आप अपने एग्जाम में करंट अफेयर के प्रिपरेशन को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि आप करंट अफेयर में बेहतर स्कोर करेंगे, लेकिन वो भी तब जब आप इसका समय समय पर रिवीजन करेंगे। तो आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, सितंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लब के लेखक कौन है? फॉल्कन 9 ये खबरों में रहता है, तो ये क्या है? सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस आईआईटी के द्वारा निर्मित किया गया है? अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? किसी स्थान के बारे में सटीक जानकारी के लिए कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है? तो ये मैंने आपको एक दिन बताया था। थोड़ा सा टफ प्रश्न है, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। तो ये हैं उन लोगों के नाम जिनके द्वारा कल के प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया। तो शांतनु सिंह हैं, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू, राहुल सिंह, सिमरन सिंह, सलामत अहमद, सद्दाम हुसैन, मनोज परमार, ईशानी दोबार, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, रमन राजपूत, उपासना ठाकुर और मिश्रा, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, सूर्यकांत, चंदन सिंह, शुभदीप, नितेश साहू, दीपक कुमार, स्वीटी बघेल, अन्नू झा, गुंजन वाजपेयी, चांदनी, आरपी सिंह राजपूत, राकेश गुप्ता। इसके अलावा आपके हैं पूजा यादव, आनंद शर्मा, रविकांत सिन्हा जी, द डॉब, कामता प्रसाद, बहुत हार्ड परविंदर राजपूत, विश्वजीत साधु। यानी कि इन सभी लोगों के द्वारा कल के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया। हालांकि कई सारे लोगों के उत्तर गलत थे, तो आप उससे बिल्कुल भी मत घबराइएगा। धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो आप भी इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को सही किया करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।